हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मिश्रा आप सभी का स्टडी 91 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग क्वेश्चंस जीके जीएस के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, यानी आपके जीके जीएस का कंबाइंड पैकेज है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप पहले क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कर दीजिए कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? मीटर पर सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। यह आपको जवाब देना होगा किसमें से ऊर्जा का मात्रक कौन है। देखिए ऊर्जा का मात्रक, क्या आपको जवाब देना है? ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यह होता है अच्छा ये नहीं होता। चलिए इसका सही जवाब जल्दी से बताएं। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या जवाब है इसका? इसका सही जवाब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके लिए और अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जूल का प्रयोग किया जाता है, अर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या आपका जवाब क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो, अम्ल की बात करें तो H2SO4 और क्षारक की बात करें तो NaOH। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए साथियों, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया। जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? अम्ल और क्षार का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है? इसमें से ऐसा वह कौन सा पदार्थ है जो बिना खपत हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है, यानी दर को क्या कर सकता है? अभिक्रिया को तेज कर देता है। वफर, विलायक, विलेय या उत्प्रेरक? तो जल्दी से इसका जवाब देंगे आप सभी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को कौन बढ़ा देता है? तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उत्प्रेरक। कौन बढ़ाता है? उत्प्रेरक बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक? गिव मी आंसर फास्ट प्लीज कि पेचिश तथा मलेरिया बीमारी किसके द्वारा होती हैं? जल्दी से बताएं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में अक्सर आते हैं और परेशान करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटोजोआ। क्या होगा? प्रोटोजोआ। तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, ये देख ही लेते हैं। तो इसका आंसर है प्रोटोजोआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गन? तो आपको पता होगा यार कि नाइट्रोजन के स्थान पर कौन सी गैस भरी जाती है इस समय? तो हीलियम, क्योंकि वह हल्की गैस है और गुब्बारे में हल्की गैस ही भरी जाती है। तो कौन सी गैस? हीलियम। नाइट्रोजन के स्थान पर भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन के स्थान पर भरी जाने वाली गैस है हीलियम। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाते रहिए और जवाब दे दीजिए कि चुंबकीय वस्तुएं ऐसी होती हैं जो, क्या पूछ रहा है? चुंबकीय वस्तुएं पूछ रहा है। मैग्नेटिक गुड्स की बात कर रहा है। चुंबकीय वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होती हैं, एक चुंबक की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होती है, सदैव चुंबक से दूर चली जाती हैं, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। ये साइंस के क्वेश्चन धमाकेदार चल रहे हैं आपके बीच में।
मैंने क्या बताया, यह संपूर्ण पैकेज है। जीके, जीएस, कंप्यूटर, करंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, सबका संपूर्ण कवरेज यहां पर कराया जा रहा है। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक आपको साबित होगा। क्या करा है कि चुंबकीय वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होती हैं। चुंबकीय वस्तुएं क्या होती हैं? एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है कि निम्न में से विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 16 सितंबर को, 22 मार्च को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी को पता, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। क्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन क्या करता है कि पैराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट से, पैराबैंगनी किरणों से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। पैराबैंगनी किरणों से क्या करता है? ओजोन पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन की मोटाई को हम किस में मापते हैं? तो हम ओजोन की मोटाई को मापते हैं डाप्सन में। किसमें मापते हैं? डाप्सन में। ओजोन स्थित कहां होता है? ओजोन स्थित होता है समताप मंडल में। वायुमंडल के किस मंडल में? समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन स्थिर होता है या पाया जाता है, ओजोन परत। और इसकी सांद्रता सबसे ज्यादा कहां होती है? 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक ओजोन की सांद्रता सबसे ज्यादा होती है। ओजोन की सांद्रता सबसे ज्यादा कहां होती है? 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक। चलिए, इतना शानदार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जो भारत का उत्तरी मैदान है, क्या पूछ रहा है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है वह किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो आपको बताना होगा जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा या शुष्क मृदा। जवाब दीजिए। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मृदा। देखिए, जलोढ़ मृदा भारत में लगभग 40 से 45% मात्रा में पाई जाती है और इसका निर्माण नदियों से बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। नदियों से बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। नदियों से बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है निर्माण किसका? जलोढ़ मृदा का। ठीक है। देखिए, काली मृदा का निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टानों से होता है। किससे होता है? आग्नेय चट्टानों से होता है। और कभी कभी अगर पूछ ले कि किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी लावा से होता है, तो काली मृदा ही होगी। कौन सी? काली मृदा होगी, क्योंकि पहले आग्नेय चट्टान बनता है और उसके बाद वह मिट्टी में अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है साथियों, बहुत सही, बहुत शानदार जवाब आप सभी दे रहे हैं। प्लीज एक बार सभी लोग शेयर करेंगे और जवाब देंगे कि सत्यबोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यबोधक समाज के संस्थापक लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, ज्योतिराव फूले या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिए कि सत्यबोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि सत्यबोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो आइए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ज्योतिराव फूले, या कहीं कहीं ज्योतिबा फूले भी आपको मिल जाएगा। क्या? ज्योतिराव फूले ने सत्यबोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारत के नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि नमक कानून तोड़ने की यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, या नमक कानून की यात्रा जो हुई थी, दंडी यात्रा, उसका नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा इसका नेतृत्व किसने कहा था। आपने फोटो भी देखा होगा, आगे आगे कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। तो नमक कानून तोड़ने पर जो दंडी यात्रा शुरू की गई थी
उसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए भैया आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का कि निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या लाला हरदयाल? लाला हरदयाल। तो जल्दी से बताइए कि किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? हिस्ट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना होगा लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भैया कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? क्या पूछ रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, बलबन की या अलाउद्दीन खिलजी की? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री? इल्तुतमिश की। चलिए भारत की स्वतंत्रता संग्राम में, देखिए साथियों क्वेश्चन क्या है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1935 से 1947 की अवधि को क्या कहते हैं? गरम दलीय दौर, नरम दलीय दौर, गांधी का दौर या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1935 से 47 का जो अवधि था उसको किस नाम से जाना जाता है? उस दौर को किस नाम से जाना जाता है? गरम दलीय दौर, नरम दलीय दौर, गांधी दौर या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब है गांधी का दौर। क्या? गांधी का दौर। चलिए आइए आंसर भी देख लेते हैं ना, क्या लिखा है? गांधी का दौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नीली क्रांति का संबंध है। क्या पूछा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हर एग्जाम में, हर वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है सभी। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो साथियों नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से किसका संबंध है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंध है हरित क्रांति का। खाद्यान्न उत्पादन से किसका संबंध है? हरित क्रांति का। दूध उत्पादन से किसका संबंध है? श्वेत क्रांति का। किसका? श्वेत क्रांति का। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। किसको कहा जाता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक? वर्गीज कुरियन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किसको? एमएस स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है साथियों? एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसे जनक कहा जाता है? नॉर्मन, क्या? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग को भारत में क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में अगर हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक, नीली क्रांति का जनक मत्स्य उत्पादन से है। और मत्स्य उत्पादन को कल्चर की भाषा में पीसी कल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर भी कहते हैं। सारे शानदार टॉपिक आपके सामने हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से आंसर दे सकते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा जूट उत्पादक है? जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? बिहार,
असम, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो जल्दी से बताइए कि जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है जो सबसे ज्यादा जूट पैदा करता है? तो उसका नाम है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन शानदार। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है? ऐसा वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है? पृथ्वी, बुध, शुक्र या मंगल? तो देखिए साथियों, पहली बात तो यह क्लियर कर लीजिएगा, जो ग्रह क्या है, जो ग्रह सूर्य के नजदीक होता है, जो ग्रह सूर्य के नजदीक होता है, सूर्य के नजदीक होता है, वह क्या करता है? सबसे कम समय में परिक्रमा करता है। जो ग्रह सूर्य के नजदीक होता है वह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो सबसे नजदीक कौन है? बुध है। तो बुध क्या करेगा सबसे कम समय में और कितने दिन करता है? 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर ले जाता है। 88 दिन में। एक चीज और याद रखिएगा कि जो ग्रह जितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है उस टाइम को उस ग्रह पर एक साल के बराबर माना जाता है। अगर बुध ग्रह पर एक साल कितने दिन का होगा? 88 दिन का होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्या है कि ब्लड मून का संबंध किससे है? क्या पूछ रहा है? ब्लड मून का संबंध किससे है? चंद्रमा के गर्म होने से, एक महीने में 2 पूर्णिमा से, चंद्र ग्रहण से, या इनमें से कोई नहीं? देखिए लगातार लगातार 4 चंद्र ग्रहण होने पर या लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण होने पर चौथे चंद्र पूर्ण चंद्र ग्रहण होने की के जो चांद होता है उसको क्या कहता है? ब्लड मून कहा जाता है। और अगर एक महीने में 2 पूर्णमासी आए तो दूसरे पूर्णमासी के चांद को क्या कहा जाता है भैया? तो ब्लू मून कहा जाता है। समझिएगा, एक महीने में अगर 2 पूर्णमासी आए तो दूसरे पूर्णमासी के चांद को ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है या ब्लू मून कहा जाता है। मैंने क्या बताया? अगर एक माह में 2 पूर्णमासी आती है तो दूसरे पूर्णमासी के चांद को ब्लू मून का संज्ञा दिया जाता है, उसको ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा दिल्ली को स्पर्श नहीं करती? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा दिल्ली को स्पर्श नहीं करती? तो भैया उत्तर प्रदेश की भी करती है, हरियाणा की भी करती है, राजस्थान की सीमा दिल्ली को स्पर्श नहीं करती। लेकिन राजस्थान के 2 जिले एनसीआर में आते हैं। कौन कौन से? तो राजस्थान के 2 जिले एनसीआर में कौन कौन से आते हैं साथियों? तो भरतपुर और अलवर। ये नोट कर लीजिएगा, भरतपुर और अलवर 2 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं, बट राजस्थान क्या है? दिल्ली की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो इसमें से राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और अलवर आते हैं, किंतु राजस्थान की सीमा दिल्ली को स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? केरल, तमिलनाडु, हरियाणा या पश्चिम बंगाल? तो भारत के किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून यहां से आपको आता है? यहां पर आपका एक राज्य है क्या? केरल। लेकिन इस तट पर यहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती। यह कौन सा राज्य है? तो यह राज्य है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तो सर क्या यहां वर्षा कैसे होती? यहां पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है।
जिसको पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं। उत्तर पूर्व मानसून या लौटता हुआ मानसून। क्या? लौटता हुआ मानसून। तो कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु होगा। भैया केरल में तो सबसे पहले एंट्री करती है, तो केरल में तो सबसे पहले बरसात हो जाती है जून के पहले ही सप्ताह में। तो किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो आपके तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। अनाईमुड़ी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी, अरावली, अन्नामलाई या जयंतिया? तो अनाईमुड़ी एक चोटी है, वह किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? आपको एक चीज बता दूं कि अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, और वह किस पर्वतमाला पर है? तो अन्नामलाई। कहां? अन्नामलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बहुत सही, शानदार। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? बताएं, कमेंट करें प्लीज। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है भैया? सिक्किम में है। चलिए बहुत ही शानदार सुपर डुपर क्वेश्चंस को आप सब सॉल्व कर रहे हो। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए भैया जो कर्क रेखा है वह भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कहां से? भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं सर? तो नोट कर लो। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य हैं कि ज्यादा तो नहीं हो गए? तो देख लो भैया, राजस्थान 1, गुजरात 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। इसकी ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार। तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का मतलब भैया 23 से ही 1/2 अंश नॉर्थ में है। कहां है? 23 से ही 1/2 अंश नॉर्थ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस टॉपिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके संविधान से लिया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया? उद्देशिका का मतलब प्रियम्बल, जो आपका आगे चलकर के प्रस्तावना में कन्वर्ट हुआ। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य को बनाने के लिए तथा सारी चीजें जो आप लोग पढ़े इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो जल्दी से बताइए क्या इसका जवाब होगा। बहुत सही, शानदार। प्लीज एक बार वीडियो को सभी लोग पहले दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि धमाकेदार क्वेश्चन आप सभी के लिए, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम आपका वनडे का हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट, कंप्यूटर, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चलिए शानदार तरीके से, सुपर डुपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। और उद्देशिका कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका का विचार किसने पेश किया था अगर पूछ ले तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका का विचार संविधान सभा में पेश किया था। किसने पेश किया था?
जवाहरलाल या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका का विचार क्या किया था, उद्देशिका को पेश किया था। और यही उद्देश्य कब पेश किया था भैया, 13 दिसंबर 1946 को। और यही उद्देश्य का आगे चलकर, ठीक है, किसमें परिणित हो गई, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की कौन सी व्यवस्था प्रदर्शित है, भारत में नागरिकता की कौन सी व्यवस्था प्रदर्शित है, आपको बताना होगा। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल एवं दोहरी नागरिकता, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा कि भारत में कौन सी नागरिकता वर्णित है, प्रचलित है। तो आपको पता होगा भारत में कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। चाहे यहाँ कोई उत्तर प्रदेश का निवासी हो, चाहे किसी भी देश भारत का निवासी हो, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, तो भारत का है, मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडियन है, सब भारतीय नागरिकता है, केवल एक नागरिकता प्रदान की जाती है। अच्छा, एकल नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में कहां से लिया गया भैया, तो इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से, इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे, जल्दी से बताइए कि संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे। 6, 8, 7 या 9। देखिए, अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, इसको भी देख लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, BR अंबेडकर थे। कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। और इनके साथ 6 और लोग थे, तो कुल कितने हो गए, 7। कितने, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। किस वर्ष, क्या पूछ रहा है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में, कब, 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और आपको पता होना चाहिए उस न्यायालय के प्रथम जज का नाम, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो एलिजाह इम्पे थे। कौन थे, एलिजाह इम्पे महोदय थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। क्या पूछ रहा है कि ऐसे वह कौन सा व्यक्ति है जो संसद का तो हिस्सा है लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। भाई प्रधानमंत्री को जरूरी है या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, वित्त मंत्री को भी जरूरी है कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति कहीं का सदस्य नहीं होता है। अब बताओ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो ऐसा वह कौन सा अनुच्छेद है जो संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ये क्वेश्चन तो भैया सबको पता होना चाहिए, जल्दी से बताएं। देखिए इसका सही जवाब है अनुच्छेद 368। और ये कहां से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है।
किस देश के संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? इसमें से ऐसा वह कौन सा देश है जहां एक पार्टी प्रणाली है? चिल्ली नहीं भैया, चिली। चिली, चीन, रूस या स्पेन? जल्दी से कमेंट्स करें कि ऐसा वह कौन सा देश है जो एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। जल्दी से बताएं, ऐसा वह कौन सा देश है जो एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो उस देश का नाम है चीन। आप सबको पता है कि चीन में एक पार्टी प्रणाली की व्यवस्था है। तो क्या सर भारत में? तो भारत में बहुपार्टी या बहुदलीय, बहुपार्टी कह सकते हैं या बहुदलीय कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे बहुत पार्टियां हैं भैया चुनाव लड़ने के लिए, तमाम तरह की पार्टियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से आप सब जवाब दे रहे हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा इकोनॉमिक्स के संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। हम लोगों ने क्या देख लिया? साइंस देख लिया, इन्वायरमेंट देख लिया, हिस्ट्री देख लिया, पॉलिटी देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स पर, फिर हम लोग करंट पर बात करेंगे और फिर हम लोग कंप्यूटर पर भी बात कर लेंगे। कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है भैया 50 क्वेश्चन के अंदर। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, योजना आयोग का कार्य क्या था? योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नीतियों का निर्माण करवाता था, लेकिन अब योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी नीति कमीशन का गठन कर दिया गया। किसका? नीति कमीशन का गठन कर दिया गया योजना आयोग के स्थान पर। तो आपको बताना होगा कि भैया भारत के प्रधानमंत्री, दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री क्या होते थे? योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। और अगर प्रथम की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब क्या है? जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? प्लास्टिक मनी के रूप में, प्लास्टिक मनी के रूप में फिक्स्ड डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या चेक? प्लास्टिक मनी, तो प्लास्टिक मनी वही होता है जो हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेट्रो कार्ड, मेट्रो कार्ड यूज करते हैं। वह एक प्रकार का पैसा जैसा है ना भैया, कि उसको लेकर कहीं चले जाते हैं, आप आराम से मशीन वगैरह हो तो पैसा निकाल सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? एक प्रकार की प्लास्टिक मनी है। और पूछे प्लास्टिक मनी में तो डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है? जो आपका एटीएम कार्ड है वह क्या है? वह है डेबिट कार्ड। ठीक है, पेट्रोल के लिए एक पेट्रो कार्ड बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रो कार्ड। अगर आपने मेट्रो में यात्रा की हो तो एक मेट्रो कार्ड बनाया जाता है। ठीक है, चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिए कि वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या नीति आयोग? देखिए साथियों, पहले तक तो सीएसओ करता था, लेकिन 23 मई, इसको नोट कर लीजिएगा, 23 मई 2019 को सीएसओ और एनएसएसओ इन दोनों का विलय कर दिया गया। किसमें? इसमें एनएसओ में। अब बन गया एनएसओ। तो राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान समय में कौन करता है? एनएसओ। राष्ट्रीय आय के ही साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी एनएसएसओ को ही पढ़ते चले आ रहे थे।
गरीबी, बेरोजगारी और आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राष्ट्रीय आय, जितने भी सांख्यिकी गणनाएं होती हैं सब कौन करता है इसमें? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है भैया? रेपो दर पूछ रहा है कि भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या भारत का प्रधानमंत्री? तो आपको बताना होगा कि भारत में रेपो दर या रेपो रेट कौन निर्धारित करता है कि रेपो रेट कितना होगा। तो भारत में रेपो रेट के निर्धारण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक को है। किसको है? भारतीय रिजर्व बैंक को है। जल्दी से शानदार तरीके से जवाब देंगे, क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक को है। अगला क्वेश्चन, भारत में शेयर बाजार की कंपनियों पर नियंत्रण कौन करता है, या शेयर बाजार की कंपनियों का नियंत्रण कौन करता है, यह आपको जवाब देना होगा। तो जल्दी से बताइए, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या इरडा? यही आपको जवाब देना होगा कि भारत में शेयर बाजार की कंपनियों का नियंत्रण कौन करता है। भारत में शेयर बाजार की कंपनियों का नियंत्रण कौन करता है? तो सेबी करता है भैया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। रही बात इरडा की, तो इरडा बीमा कंपनियों की देखरेख करता है। कौन सी कंपनियों की? बीमा कंपनियों की भैया, IRDAI, ये होता है इसका पूरा नाम, इरडा, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ये बीमा कंपनियों के लिए। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। कहां है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय हैदराबाद में। सेबी का मुख्यालय कहां है? तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। चलिए आज के सेशन का 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब देंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920 में, 1922 में, 1921 में या 1929 में? जल्दी से बता दीजिए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। यहां पर क्या हुआ कि 3 बैंकें थी और इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इन तीनों बैंकों को मिलाकर के कौन कौन सी बैंकें थी ये सब? एक पहली बैंक थी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो 1806 में की गई थी। उसके बाद दूसरी बैंक थी बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन? बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी 1840 में। उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? 1843 में की गई थी। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और जुलाई 1955 में, याद रखिएगा, जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ऐसे संबंधित बन सकता है। चलिए अब आपका करंट का क्वेश्चन आ गया भैया। अब आपका बहुत ही धमाकेदार 36 नंबर क्वेश्चन जो है वह करंट का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जवाब देंगे आप सब कि स्पैम क्या है। आप क्या बताएंगे इसमें 36 नंबर क्वेश्चन में कि स्पैम क्या है? जल्दी से बताइए स्पैम के बारे में। स्पैम क्या है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। देखिए, अवांछित संदेश, वांछित संदेश, प्रोटोकॉल या उपर्युक्त सभी।
तो स्पैम एक प्रकार का अवांछित संदेश है जो बिना बुलाए उपलब्ध होता है और सबसे ज्यादा किस पर आता है? मेल पर आता है, ईमेल पर आने वाला संदेश होता है। चलिए आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं स्पैम के बारे में और आपको और आगे चीजें मिलेंगी। क्या लिखा है कि स्पैम एक प्रकार का अवांछित संदेश होता है जो थोक में भेजा जाता है तथा बिना मांगे या बुलाए आ जाता है। यही मैंने बताया, इसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। सब ज्यादा क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होता है। स्पैम ईमेल प्रयोगकर्ताओं के लिए एक प्रकार की समस्या बनी रहती है जिसकी शुरुआत ईमेल के प्रारंभ से ही हो गई थी। ठीक है, ईमेल पर जो सबसे ज्यादा ऐड आता है उसको क्या बोलते हैं? स्पैम। यह एक प्रकार का अवांछित संदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया कि 5 बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? यही आपको बताना होगा कि 5 वर्ष की कौन सी विजेता ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? समझ गए? अरे देखो आराम से एकदम आराम से। आप क्या चाहते हो? थोड़ा सा यार पानी दे देना। चलें पढ़ा दें। लाइट वन है ना, कैम ओ क्या नाम है? चलिए जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग जवाब भी दे रहे हैं। चलिए देखिए, ऐसी वह कौन सी ग्रैंड स्लैम विजेता जिन्होंने 32 वर्ष की उम्र में ही संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम है मारिया शारापोवा। क्या नाम है? मारिया शारापोवा। तो आइए थोड़ा मारिया शारापोवा के बारे में देख लेते हैं। हो सकता है कि और गहराई से आपके एग्जाम में मारिया शारापोवा से संबंधित क्वेश्चन को पूछ ले। क्या पूछ रहा है कि 5 ग्रैंड स्लैम विजेता रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने 32 आयु की उम्र में या 32 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। मारिया शारापोवा का जन्म 19 अप्रैल 1987 को साइबेरिया के न्यागन शहर में हुआ था। कब हुआ था? 19 अप्रैल 1987 को साइबेरिया के न्यागन शहर में हुआ था। मारिया शारापोवा ने वर्ष 2004 में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को हराकर विंबलडन के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। इसके अलावा 2012 में उन्होंने फ्रेंच ओपन जीतकर अपने कैरियर को स्लैम पर पूरा किया। वर्ष 2012 के पश्चात उन्होंने वर्ष 2014 में फ्रेंच ओपन जीता। ज्ञात हो कि 2016 में मारिया शारापोवा को डोपिंग के आरोप में 15 माह के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया था, जिसके पश्चात अप्रैल 2016 में उन्होंने वापसी की थी। और मारिया शारापोवा को वह पहली खिलाड़ी है जिन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीती है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी खिलाड़ी जिन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीता है? तो मारिया शारापोवा है। कहां की रहने वाली हैं? रूस की रहने वाली हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने 32 आयु की उम्र में संन्यास भी ले लिया है, 32 वर्ष की उम्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स इंडिया 2020, मिस दिवा यूनिवर्स इसको कहा जाता है, का खिताब किसने जीता है? यह भी करंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? वर्तिका सिंह, आवृत्ति चौधरी, शेफाली सूद या एडलिन कैस्टलिनो? बताइए जल्दी से, कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता। शानदार क्वेश्चन। तो जीता है आपके कर्नाटक की है एडलिन कैस्टलिनो ने जीता है। किसने जीता है? एडलिन कैस्टलिनो ने जीता है। तो आइए थोड़ा सा और इसकी गहराई में उतरते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपका आंसर क्या है? एडलिन कैस्टलिनो, मिस यूनिवर्स इंडिया 2020 का अवार्ड। इस अवार्ड को मिस दिवा यूनिवर्स 2020 भी कहा जाता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। वह कर्नाटक के मैंगलोर से हैं। वह इस साल के अंत में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत की ओर से कौन जाएंगी? एडलिन कैस्टलिनो ही जाएंगी। मुंबई में उन्हें यह ताज पिछले साल की विजेता वर्तिका सिंह ने पहनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर के पास 4000 साल पुराने शिल्प गांव का पता चला है? यह भी करंट का बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके हर किसी एग्जाम के लिए वनडे, कि किस शहर के पास 4000 साल पुराने शिल्प गांव का पता चला है? तो जयपुर, नई दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, बताइए हाल ही में किस शहर के पास 4000 साल पुराने शिल्प गांव का पता चला है? तो उसका सही जवाब है वाराणसी में। किस शहर के पास? वाराणसी के पास। चलिए आइए देखते हैं इसका, वाराणसी आपका सही आंसर आप देख पा रहे होंगे। कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर बभनियाव गांव में लगभग 4 वर्ष पुरानी शहरी बस्ती का पता लगाया है। कितना? 4000 वर्ष पुरानी। अनुमान लगाया गया है कि यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शिल्प ग्रामों में से एक हो सकता है। बभनियाव गांव में पुरातात्विक स्थल के प्रारंभिक सर्वेक्षण 8वीं शताब्दी ईस्वी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के एक मंदिर का भी पता चला है। यहां से प्राप्त मिट्टी के बर्तन लगभग 4000 वर्ष पुराने हैं, जबकि मंदिर की दीवारें 2000 वर्ष पुरानी हैं। बुद्ध के समय यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश भी दिया था। ये सारी चीजें आपके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? एक क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन या इनमें से कोई नहीं। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर, तो साथियों यह पुरस्कार जीता है ऋतिक रोशन ने। मूवी के लिए तो सुपर 30 मूवी के लिए। चलिए आइए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। आंसर है ऋतिक रोशन, और इसका एक्सप्लेनेशन है कि मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 घोषित किए गए और इस दौरान ऋतिक रोशन को उनकी फिल्म सुपर 30 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो किसके लिए दिया गया? सुपर 30 के लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाता है, जो किसी विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। हर साल दिया जाता है। ठीक है, चलिए पहली बार, क्या क्वेश्चन है? पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2020 तक किस शहर में किया गया? किसका आयोजन? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो गवर्नमेंट का पहल है खेलो इंडिया, तो उसी के अंतर्गत यूनिवर्सिटी का गेम का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन पहली बार 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक कहां पर किया गया? मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ या भुवनेश्वर? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। और आपको पता है कि स्टडी 91 प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे आपके बीच में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता है, तो आप वहां ज्वाइन करिए। भुवनेश्वर है, क्या है? भुवनेश्वर है साथियों। चलिए आइए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर क्या है? भुवनेश्वर है। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 22 फरवरी से 1 मार्च तक चला। इसमें देश भर से 150 से अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 3500 एथलीट इस खेल में भाग लिए। इसका आयोजन उड़ीसा शहर के सहयोग से या उड़ीसा सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, जूडो, तैराकी, भारोत्तोलन, कुश्ती, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस,
वॉलीबॉल, रग्बी और कबड्डी सहित कुल 17 खेलों का आयोजन किया गया। आपके एग्जाम में यहां से इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया? 17 खेलों का आयोजन किया गया। 150 से अधिक विश्वविद्यालयों ने क्या किया? इसमें पार्टिसिपेट किया या भाग लिया। हुआ क्या? भुवनेश्वर में अजय वारियर नामक युद्धाभ्यास का आयोजन भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर किया गया? अजय वारियर, ये भाई ये युद्धाभ्यास वाले क्वेश्चन भी बड़े खतरनाक होते हैं। मतलब खतरनाक क्या होता है? याद करना पड़ता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस देश के साथ कौन सा युद्धाभ्यास हुआ। तो प्रश्न उठता है अजय वारियर पाकिस्तान, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम या अफगानिस्तान? जल्दी से बताएं। देखिए साथियों, अजय वारियर किसके साथ हुआ? यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के साथ हुआ। चलिए आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम इसका सही जवाब है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के के नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का आयोजन 2005 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2005 से। इस अभ्यास में 120 सैनिक हिस्सा लेंगे। यह इस अभ्यास का 5वां संस्करण है। कौन सा? 5वां संस्करण। इस अभ्यास का आयोजन सेलिसबरी प्लेन्स और यूनाइटेड किंगडम में किया जा रहा है। कहां हुआ था? सेलिसबरी प्लेन्स में और यूनाइटेड किंगडम, 2 स्थानों पर। सेलिसबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम का स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 का संचालन कहां किया गया? जल्दी से बताइए। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का आयोजन कहां हुआ? मेघालय, ढाका, अरुणाचल प्रदेश या बोगरा? आइए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो संप्रीति 2020 हुआ उसका आयोजन आपकी मेघालय में हुआ है। कहां हुआ? मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेघालय में हुआ। 3 से 16 फरवरी 2020 तक भारत के उमरोई यानी मेघालय में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास संप्रीति 2020 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच व्यापक स्तर पर अंतर संचालन और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह दोनों देशों के बीच 9वां अभ्यास, कौन सा? 9वां अभ्यास होगा। गौरतलब है कि पहला अभ्यास वर्ष 2009 में किया गया था। यह अभ्यास दोनों देशों की आपसी साझेदारी, मजबूती और सैन्य विश्वास और रणनीति को भी सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगा। आपको खुद अंदाजा हो गया होगा साथियों कि जो जीएस का एक कॉम्बिनेशन आपके बीच में प्रोवाइड कराया गया है हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं और अब बात कर लेंगे कंप्यूटर के कुछ विशेष प्रश्नों को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपका यहां पे ब्लैंक रखा गया है का आधारभूत कार्य या कार्य 2 या अधिक पार्ट भाग स्ट्रिंग्स को परस्पर जोड़ता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक होता है, क्या जानते हैं? कॉन्कनेंट। क्या होता है? कॉन्टोनेंट होता है। और कॉन्कनेटेंट के अंतर्गत यानी इसका सही जवाब क्या है? कॉन्केटेंट। इसके अंतर से यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉन्केटेंट का आधारभूत कार्य 2 या अधिक पाठ्य भाग स्ट्रिंग्स को परस्पर जोड़ने का कार्य। आइए थोड़ा इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपसे पूछा है एमएस वर्ड 2017, माफ कीजिएगा, एमएस वर्ड 2060 की शॉर्टकट कुंजियों के बारे में पूछा है। अगर आपने कंप्यूटर के बारे में अध्ययन किया होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा एमएस वर्ड 2007 की जो शॉर्टकट कुंजी है उसमें कौन सा विकल्प इसका सही है और कौन सा विकल्प सही नहीं है। क्या कर रहा है कि एमएस वर्ड 2007 की निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजी पर विचार कीजिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंक्रीज सेलेक्टेड, काफी दूर तक सेलेक्ट प्लस फॉन्ट प्लस 1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस चयनित फॉन्ट्स को 1 बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल प्लस डिलीट डिलीटेड वर्ड्स टू द राइट ऑफ सर्कल, कंट्रोल प्लस डिलीट कर्सर के दाईं ओर से शब्दों को मिटाता है। कंट्रोल प्लस ई प्लस एलिगेंस द लाइन ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ द
सेंटर ऑफ द स्क्रीन, फिर कॉमा है, Ctrl+E रेखा तथा चयनित शब्दों यानी टेक्स्ट को स्क्रीन के केंद्र पर संरेखित करता है। आपके तीनों विकल्प सही हैं। आप अगर MS वर्ड 2007 की बात करें तो आपके तीनों विकल्प सही हैं, आपका चौथा वाला विकल्प सही नहीं है। Ctrl+L इंसर्ट लिंक, Ctrl+L लिंक इंसर्ट करता है, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से यही वाला विकल्प सही नहीं है। इसका मतलब 1, 2, 3 आपका राइट आंसर होने वाला है। क्या 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, MS वर्ड की बुलेट्स और नंबरिंग की सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। भैया वर्ड आर्ट क्या है, डॉक्यूमेंट बनाने में वर्ड आर्ट का कोई प्रयोग नहीं किया जाता, स्केलिंग का भी बहुत प्रयोग नहीं होता, वर्ड रैप का भी प्रयोग नहीं होता। किसका होता है, बुलेट्स का और नंबर सिस्टम का ही डॉक्यूमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। अच्छा डॉक्यूमेंट बनाना है अगर आपको, तो आपके नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी, कुछ बुलेट्स पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और यही MS वर्ड में जो आपके बुलेट्स और नंबरिंग है और यही डॉक्यूमेंट की सूची में काम करते हैं, डॉक्यूमेंट की सूची बनाने में मदद आते हैं। ये तो आप नॉर्मल सी बात है भैया, बुलेट्स पॉइंट होते हैं ना, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे, और कभी कभी 1, 2, 3, 4, 5 नंबरों की जरूरत पड़ती है। तो बुलेट्स और नंबरिंग जो होते हैं MS वर्ड में, वो डॉक्यूमेंट की सूची बनाने में क्या करते हैं, हमारी सहायता प्रदान करते हैं। अच्छा फ्लैश ड्राइव, एक कंप्यूटर की भाषा है फ्लैश ड्राइव, उसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा है कि फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव, जल्दी से बताइए कि फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। लोकप्रिय रूप में फ्लैश ड्राइव को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए कमेंट्स करके प्लीज। तो देखिए पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव कहते हैं। किसको, पेन ड्राइव को। पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है, फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर का ही है। बैंकिंग में, एक बैंकिंग में शब्द प्रयोग किया जाता है, बैंकिंग में MICR कोड होता है। उस कोड से क्या आशय है। MICR कोड क्या है, मैग्नेटिक इंक कलर रिग्रेशन, मैग्नेटिक इंक कमोडिटी रिग्रेशन, मैग्नेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर रिग्रेशन, या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिग्रेशन। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए भैया इसका सही जवाब क्या होगा। जो MICR होता है उसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिग्रेशन। क्या, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिग्रेशन। जो आइए बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 11वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन 5 फरवरी 2020 को किस शहर में किया गया था। तो आपको पता होगा जो डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया था 5 फरवरी को, वह कहां किया गया था। आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए भैया, जबलपुर में, लखनऊ में, चेन्नई में या दिल्ली में। तो डिफेंस एक्सपो, जो 11वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था, वह कहां किया गया था। एक बार सभी लोग वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट, साइंस, सब क्वेश्चन यहां पर आपके बीच में प्रोवाइड करा गए, कंप्यूटर के भी। तो 11वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया गया, तो लखनऊ में। कहां पर, लखनऊ में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो आइए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में इसके लिए एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की थीम थी भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब होगा। ठीक है, इस प्रदर्शनी का फोकस रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन है। और पिछली बार डिफेंस एक्सपो का आयोजन 2018 में कहां किया गया था, चेन्नई में किया गया था। कहां किया गया था, चेन्नई में किया गया था। और ये 2020 में कहां हुआ, आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूनिक्स क्या है। क्या पूछा है, यूनिक्स क्या है। तो चलिए बताइए कि यूनिक्स क्या है, जल्दी से बताइए। यूनिक्स एक
विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य संचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, आइए आंसर भी देख लेते हैं। विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य संचालन प्रणाली है। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब मैंने आपको बता दिया, वह क्या है, एक प्रकार की विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य प्रणाली है यूनिक्स। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको आपके बीच में प्रस्तुत किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। और जो अगले आने वाले सेशन से हम इसमें 60 क्वेश्चन लेकर आएंगे। कितने? 60 क्वेश्चन, पूरे 60 क्वेश्चन होंगे जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट, कंप्यूटर सबको मिलाकर के होगा, क्योंकि कंबाइंड पैकेज है आपके लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप अपने आप को यहां जांच कर सकते हैं, परख कर सकते हो, शानदार तरीके से तेज गति से भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ अब हम अगले सेशन में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।